आज की ये दास्तान क्राइम है उड़ीसा के भुवनेश्वर के नयापल्ली इलाके में रहने वाली सेना के एक रिटायर्ड कर्नल सोमनाथ परिदा की। लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा भारतीय सेना में एक डॉक्टर थे जो अब रिटायर हो चुके थे। रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ अपनी पत्नी उषाश्री के साथ नयापल्ली के एक आलीशान घर में अकेले ही रहते थे और इसी अकेलेपन से शुरुआत होती है उड़ीसा के सबसे चर्चित हत्याकांड टिफिन कांड की, जिसके मुख्य किरदार थे सोमनाथ परिदा, उनकी पत्नी उषाश्री परिदा और उनके 2 बच्चे। क्या था ये टिफिन कांड और कौन था ये परिदा परिवार, चलिए जानते हैं। परिदा परिवार की कहानी शुरू होती है साल 1977 से डॉक्टर सोमनाथ परिदा और उनकी पत्नी उषाश्री की शादी के साथ। शादी के बाद डॉक्टर सोमनाथ के 2 बच्चे हुए। उनके बेटे का नाम था ललित परिदा और बेटी का नाम था लेखा। ललित बड़ा होकर डॉक्टर बन जाता है और अमेरिका चला जाता है। वहीं उनकी बेटी लेखा भी दुबई में सेटल हो गई। साल 1998 में कर्नल सोमनाथ भी सेना से रिटायर हो जाते हैं और वो अपनी पत्नी के साथ नयापल्ली के एक आलीशान 2 मंजिला घर में रहने लगते हैं। सोमनाथ की उम्र लगभग 71 साल थी और उनकी बीवी लगभग 61 साल की थी। सोमनाथ बहुत ही गुस्सेल और उग्र स्वभाव के आदमी थे। वो जिस मोहल्ले में रहते थे वहां पर भी लोग उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे और यही कारण था कि मोहल्ले के लोग सोमनाथ के घर के अंदर आना तो दूर उनके आसपास से भी नहीं गुजरती थी। गुस्सेल होने के साथ साथ सोमनाथ काफी सख्त स्वभाव के भी थे। वे शाम को 6 बजे ही सो जाते थे और सुबह जल्दी 3 बजे उठ जाते। उनका घर शाम 6 बजे के बाद ऐसा सुनसान हो जाता मानो उस घर में कोई रहता ही ना हो और अगर कोई गलती से उनके घर के सामने गाड़ी पार्क कर देता तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगते। घर में भी अक्सर इन दोनों मियाँ बीवी के झगड़े होते रहते और सोमनाथ अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी किया करते थे। फिर भी उनकी गृहस्थी जैसे तैसे चल रही थी। रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया। वो WHO में बतौर सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके थे और वो एक डॉक्टर भी थे, इसलिए उसी इलाके में उनका एक छोटा सा क्लिनिक भी था। अपने सनकी स्वभाव के कारण सोमनाथ की उनके दोनों बच्चों के साथ भी कुछ खास बनती नहीं थी। दोनों बच्चे अक्सर हफ्ते में 2-3 बार घर पर फोन कर दिया करते थे, लेकिन सोमनाथ के सनकी स्वभाव के कारण वो सिर्फ अपनी माँ से ही बात करते। इसी दौरान साल 2013 में जून के एक दिन सोमनाथ का बेटा ललित अपनी माँ उषाश्री को फोन करता है, लेकिन उषाश्री का फोन स्विच ऑफ आता है। इस पर वो एक बार फिर कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी फोन स्विच ऑफ ही था, जिसके बाद वो फोन नहीं करता। अगले दिन वो एक बार फिर फोन करता है, लेकिन इस बार भी फोन स्विच ऑफ ही था। इस तरह लगातार 20 दिन बीत जाते हैं। अब ललित को घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो माँ हर वक्त अपना फोन चालू रखती थी, अब उसका फोन लगातार पिछले 20 दिनों से बंद था। आखिर में वो अपने पिता को फोन करता है और उनसे पूछता है कि माँ कहाँ है और उन्होंने फोन स्विच ऑफ करके क्यों रखा है, माँ से मेरी बात करवाइए। इस पर सोमनाथ कहता है कि माँ तो तुम्हारी बहन के साथ दुबई गई है। तो ललित तुरंत फोन रख देता है और अपनी बहन लेखा को दुबई फोन लगाता है और उससे पूछता है कि क्या माँ तुम्हारे पास है। तब लेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और मैं भी पिछले कई दिनों से उन्हें फोन लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका फोन ही नहीं लग रहा। ये सुनकर ललित घबरा जाता है और भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा रंजन समाल को फोन करता है और उनको सारी बात बताता है। जिसके बाद 23 जून 2013 की शाम लगभग 5 बजे उषाश्री का भाई रंजन और उसकी बहन सोमनाथ के घर पहुंचते हैं और दरवाजे की घंटी बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इस पर वो एक बार फिर घंटी बजाते हैं। इस बार सोमनाथ खिड़की तक आता है, पर वो दरवाजा नहीं खोलता, बल्कि खिड़की से ही उन दोनों से बात करता है। रंजन उससे पूछता है कि उषा कहाँ है और उसका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है। तो सोमनाथ कहता है कि वो अपनी बेटी के पास गई है। ये सुनकर रंजन को शक होने लगता है कि सोमनाथ झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे दरवाजा खोलने को कहता है, लेकिन सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलता और खिड़की बंद करके अंदर चला जाता है। लेकिन उषा के भाई बहन अभी भी दरवाजे के बाहर ही खड़े थे। उषा का भाई तुरंत ललित को फोन लगाता है, तो ललित को भी अंदेशा हो जाता है कि उसकी माँ के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इस पर ललित अपने मामा को पुलिस स्टेशन जाने को कहता है। रंजन नयापल्ली पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को सोमनाथ के घर ले जाता है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है, लेकिन डॉक्टर सोमनाथ दरवाजा नहीं खोलते, जिस पर पुलिस दरवाजा तोड़कर घर के अंदर जाती है। पुलिस डॉक्टर सोमनाथ से पूछती है कि उषाश्री कहाँ है, तो वो कहता है कि वो अपनी बेटी लेखा के पास दुबई गई है।
तो पुलिस पूछती है कि वो कब गई, तो सोमनाथ कहता है कि 3 जून को, और आज उसे गए हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं। लेकिन पुलिस उसका यकीन नहीं मानती। सोमनाथ घबरा जाता है, जिससे पुलिस का शक और गहरा गया और पुलिस उसके घर की तलाशी लेना शुरू कर देती है। लेकिन शुरुआती तलाशी के दौरान पुलिस को कुछ भी खास नहीं मिलता, जिसके बाद पुलिस को भी लगा कि सोमनाथ सही बोल रहा था। लेकिन तभी पुलिस के 2 जवानों को सोमनाथ के बेडरूम में आर्मी के 2 बड़े बड़े ट्रंक दिखाई पड़ते हैं, जो कि अक्सर आर्मी वालों के पास होते ही हैं। इन ट्रंक्स पर ताला लगा हुआ था। पुलिस सोमनाथ को वो ट्रंक खोलने को कहती है, लेकिन सोमनाथ आनाकानी करने लगता है। इस पर पुलिस शक्ति दिखाते हुए जबरदस्ती उससे वो ट्रंक्स खुलवाती है। इन ट्रंक्स के खुलने पर पुलिस देखती है कि इन दोनों में 11 टिफिन रखे हुए थे और कुल मिलाकर 22 टिफिन थे। पुलिस उनमें से एक टिफिन खोलती है और फिर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वहां पर खड़े हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद बारी बारी से सारे टिफिन खोले गए और 9 इंच के इन 22 टिफिन में हर डिब्बे में इंसानी मांस के 300 छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे उसकी बदबू फैल ना सके। और ये इंसानी मांस के टुकड़े थे सोमनाथ की पत्नी उषाश्री के। लेकिन इन टुकड़ों में उषाश्री का सिर गायब था। हालांकि तलाशी करने के बाद टेबल पर एक बॉक्स में उषाश्री का सिर भी रखा हुआ मिल जाता है, जो कुछ हद तक सड़ चुका था, जिसके बाल झड़ चुके थे और उसके सर पर चोट के निशान भी थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सोमनाथ हर रात उस कटे हुए सर से बात भी किया करता था। पुलिस जब इस मर्डर के बारे में सोमनाथ से पूछताछ करती है तो सोमनाथ एक बहुत ही अजीब जवाब देता है। सोमनाथ कहता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को बहुत ही तेज गुस्सा आया और वो अपना सिर जोर जोर से जमीन पर मारकर एक ही बात बोल रही थी कि वो मर रही हैं और उसका अंतिम संस्कार शिरडी में होना चाहिए। और ऐसा कहते हुए वो खुदकुशी कर लेती हैं, जिसके बाद सोमनाथ उसकी बॉडी के टुकड़े करके उन्हें टिफिन में भर लेता है ताकि वो इन्हें शिरडी ले जाकर इनका अंतिम संस्कार कर सके। इस पर पुलिस उससे पूछती है कि तुमने ये खबर पुलिस को क्यों नहीं दी। तब वो कहता है कि अगर ये खबर वो पुलिस को बता देता तो सोसाइटी में उसकी इमेज खराब हो जाती। पुलिस के ज्यादा दबाव देने पर सोमनाथ पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि खुदकुशी करने के बाद वो सबसे पहले अपने घर की नौकरानी और मालिक को छुट्टी देता है। आरी और चाकू से उसके 100 टुकड़े कर देता है, जिसके बाद हर रोज वो इस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करते गया और हर दिन अलग अलग दुकानों से टिफिन लाता रहा ताकि किसी को भी शक ना हो, और उन टुकड़ों को टिफिन में भरता गया। सोमनाथ के मुताबिक वो इन सभी टिफिन को जल्द ही शिरडी ले जाने वाला था। इस बीच वो रोजाना क्लिनिक भी जाता था और अपना काम भी काफी नॉर्मल तरीके से ही करता रहा। हाल ही में उसने अपना जन्मदिन भी मनाया था और मोहल्ले में किसी को भी उषाश्री की मौत के बारे में कानो कान खबर भी नहीं लगने दी। पुलिस द्वारा सोमनाथ को कस्टडी में ले लिया जाता है और उसकी मानसिक जांच की जाती है। रिपोर्ट में उसकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक थी। इसके बाद जब उषाश्री की लाश के टुकड़ों और सिर की भी जांच होती है तो पता चलता है कि ये कोई खुदकुशी नहीं थी, बल्कि उषा के सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। सोमनाथ ने जो कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल झूठी थी। दरअसल सोमनाथ की पत्नी उषाश्री उस पर और उसकी एक महिला मित्र पर शक करती थी, इसलिए इस चीज को लेकर अक्सर उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और फिर एक दिन गुस्से में आकर सोमनाथ ने उषा को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके टिफिन में पैक कर दिया ताकि मौका मिलते ही वो उनको फेंक दे। लेकिन अंत में सोमनाथ पकड़ा जाता है। आज सोमनाथ उड़ीसा की जोरपड़ा जेल में बंद हैं और अपने किए की सजा भुगत रहा है। सोमनाथ ने जो ये दिल दहला देने वाला कांड किया था वो हमारे समाज के एक स्याह पहलू को दिखाता है। इस बारे में आपका क्या मानना है बताइएगा जरूर। धन्यवाद।